नमस्कार, मैं चंद्रकांता पालमपुर हिमाचल प्रदेश से आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का यह कवि सम्मेलन देश व हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के कवियों की कविताओं द्वारा समृद्ध है। कविता और विज्ञान सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है ना, लेकिन अब विज्ञान पर भी कविताएं और गीत लिखे जा रहे हैं। विज्ञान और कविता के अद्भुत संगम को विज्ञानिका कहा गया है। विज्ञान और कविता का मेल किस तरह संभव है, आइए जानने के लिए सुनते हैं विज्ञान कवि यशपाल सिंह यश जी को। नमस्कार। जो कविता आपके सामने रखने जा रहा हूं वो भारत के चंद्रयान 3 मिशन से संबंधित है और ये संदेश है उस विक्रम लैंडर से जो ऑर्बिटर से अलग होकर चंद्रयान 2 मिशन में ऑर्बिटर से अलग होकर कहीं खो गया था, और उस ऑर्बिटर को यह संदेश है जो अभी भी आकाश में मौजूद है और जिसका उपयोग चंद्रयान 3 मिशन के लिए भी किया जाएगा। तो प्रस्तुत है विक्रम का संदेश ऑर्बिटर के लिए कि ऑर्बिटर ठहरो अभी ठहरो वहीं पर, ऑर्बिटर ठहरो अभी ठहरो वहीं पर, आ रहा हूं मैं हुआ निर्णय जमी पर। ऑर्बिटर ठहरो अभी ठहरो वहीं पर, आ रहा हूं मैं हुआ निर्णय जमी पर। और चांद से मिलने का फिर निश्चय हुआ है, जन्म मेरा दूसरा यूं तय हुआ है, जन्म मेरा दूसरा यूं तय हुआ है। नाम शायद कुछ अलग कुछ रंग होगा, नाम शायद कुछ अलग कुछ रंग होगा, एक नया रोवर भी मेरे संग होगा। फर्क बस इतना कि तुम ना साथ होगे, और जानते हैं सब वहीं पर तुम मिलोगे, जानते हैं सब वहीं पर तुम मिलोगे। क्योंकि काम जिस तरह वहां तुम कर रहे हो, काम जिस तरह वहां तुम कर रहे हो, दिन ब दिन विश्वास पैदा कर रहे हो। चांद की तस्वीर, सूरज की मशालें, सोलर फ्लेयर्स की बात हो रही है। चांद की तस्वीर, सूरज की मशालें, कैमरे में कैद कर करते हवाले, और काम तुमको इसलिए सौंपा है फिर से, और पास हम दोनों के एक मौका है फिर से, पास हम दोनों के एक मौका है फिर से। और दक्षिणी ध्रुव चांद का फिर से चुना है, दक्षिणी ध्रुव चांद का फिर से चुना है। मुझको उस मुश्किल सतह पर उतरना है, और वो परीक्षा का लम्हा आएगा फिर से। गुरुत्वाकर्षण मुझको अजमाएगा फिर से, है मगर मजबूत अपना भी इरादा। होएगा पूरा किया था जो भी वादा, होएगा पूरा किया था जो भी वादा। और चांद पर जाकर तुम्हें आवाज दूंगा, चांद पर जाकर तुम्हें आवाज दूंगा। रुक गए हर काम को आगाज दूंगा। चांद पर रोवर कदम अपना धरेगा, और कर सका प्रज्ञान ना वो ये करेगा। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान को अलग होकर चांद की सरफेस पे चलना था, तो कर सका प्रज्ञान ना वो ये करेगा। और कैसी है मिट्टी वहां, कैसी हवा है, चंद्रमा के गर्भ में क्या क्या दबा है। चांद की हर बात तुमको सौंप देगा, जैसे हो हालात तुमको सौंप देगा, जैसे हो हालात तुमको सौंप देगा। और उसकी चिट्ठी भेज देना तुम जमी को, उसकी चिट्ठी भेज देना तुम जमी को। तुम पे है पूरा भरोसा हर किसी को, उसकी चिट्ठी भेज देना तुम जमी को। तुम पे है पूरा भरोसा हर किसी को। और क्या तुम्हें बतलाऊं वो क्या क्या सहे थे, क्या तुम्हें बतलाऊं वो क्या क्या सहे थे, जो लगा करके गले आंसू बहे थे। चांद से संपर्क जब हो ना सका था, मुल्क ये उस रात को सो ना सका था। चांद से संपर्क जब हो ना सका था, मुल्क ये उस रात को सो ना सका था। और वो संभल कर हो गए फिर से खड़े हैं, वो संभल कर हो गए फिर से खड़े हैं। इस दफा बल्कि इरादे कुछ बड़े हैं। और जो यहां गिरकर संभलना जानते हैं, जिंदगी से हार वो कम मानते हैं। जो यहां गिरकर संभलना जानते हैं, जिंदगी से हार वो कम मानते हैं। तो वो संभल कर हो गए फिर से खड़े हैं, इस दफा बल्कि इरादे कुछ बड़े हैं। अब नया एक यान जाएगा गगन में, बैठकर इंसान जाएगा गगन में। अब नया एक यान जाएगा गगन में, बैठकर इंसान जाएगा गगन में। अब के हिंदुस्तान जाएगा गगन में, अब तो हिंदुस्तान जाएगा गगन में, अब तो हिंदुस्तान जाएगा गगन में, अब तो हिंदुस्तान जाएगा गगन में। अब तो राधा प्रेम का प्रतीक है और कृष्ण आनंद और महारास का। राधा प्रेम में सरोबार एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम को बुनती हैं।
आइए इस प्रेम पर सुनते हैं कृष्ण मोहन पांडे जी से एक कविता। मेरी कविता का शीर्षक है तुम मेरी राधा बन जाओ। मौसम है मधुमास आया, तुम मधुवन में आ जाओ। मुरली है मेरे हाथों में, प्रणय की तान सुना जाओ। रोम रोम झंकृत हो तन मन, उपवन को महका जाओ। मधुमय की पावन बेला है, तुम मेरी राधा बन जाओ। भौरे भी बैठे कलियों पर, उनको गान सुना जाओ। खुशबू है फूलों में बैठी, गुलशन में फैला जाओ। मधुर कंठ से कोयल जैसी कोई गीत सुना जाओ। मधुमय की पावन बेला है, तुम मेरी राधा बन जाओ। चुन चुन कर हैं फूल बिछाए तेरे चरणों की राहों में। राजमहल से बाहर निकलो, कोमल पांव चला जाओ। नैन प्यासे तेरे दर्शन को, नैनों की प्यास बुझा जाओ। मधुमय की पावन बेला है, तुम मेरी राधा बन जाओ। देखो आकर इन शाखों को, जिन पर कलियां मुस्काती। मादकता से मस्त हो रही चकवी है क्या क्या गाती। उसकी धुन से धुन तुम छेड़ो, मधुर मधुर गुनगुना जाओ। मधुमय की पावन बेला है, तुम मेरी राधा बन जाओ। जीवन में संचार है तुमसे, पावनता का तुम आधार। संजीवन है मूरत तेरी, हृदय में तुम ही हो झंकार। सांसों की डोरी मत टूटे, बंधन आज लगा जाओ। मधुमय की पावन बेला है, तुम मेरी राधा बन जाओ। अंतिम बंध है। तन मन में कंपन है छाया, सप्त सुरों में है हलचल। तन मन में कंपन है छाया, सप्त सुरों में है हलचल। सांसों में संगीत छिड़े हैं, नव नव राग लिए पल पल। गीत मिलन के गाता मोहन, गीत मिलन के गाता मोहन। सुर से साज मिला जाओ। मधुमय की पावन बेला है, तुम मेरी राधा बन जाओ। मधुमय की पावन बेला है, तुम मेरी राधा बन जाओ। धन्यवाद। आइए सुनते हैं कुल्लू से गणेश गणी जी की कविताएं, जिसमें इंसान के आपसी रिश्तों की ठसक और पर्यावरण चेतना फूटकर बह रही है। नमस्कार मित्रों, मैं गणेश गनी आपके लिए कविता थोड़ा समय निकाल लेना। थोड़ा समय ज़रूर निकाल लेना, किसी रोज़ गला सूखने से पहले नदी को शुभकामनाएं दे आना। शहद से मिठास बनी रहे जीभ पर, किसी मधुमक्खी के परों को सहला आना। जंगल और जीवन की मित्रता में ना पड़े कभी कोई गांठ, कि पृथ्वी के हथेलियों में रखे किसी वृक्ष के पैर छू आना। जिताना आभार धूप का सर्दियों की किसी गुनगुनी दोपहर में, और चांद से पूर्णिमा की रात हाथ उठाकर प्रार्थना कर आना पूरे मन से, कि असर अमावस की रात तक रहे। हवा का ऋण भी नहीं चुकाया जा सकता, कि एक लंबी गहरी सांस लेकर वायुमंडल में मस्तिष्क झुका आना। दुआएं देने से पहले बताना उसे इस तरह से, कि कहाँ अनजान हूँ उसके प्रेम की हद से, जो कभी कही ही नहीं जा सकी, लौटते हुए
उस बात को सोचकर फिर बेहिसाब खुश हो लेना, बस एक सुबह से शाम तक का सारा समय उसे दे आना। चढ़ाई शुरू करना, एक बिहान किसी पहाड़ी पर और गोधुली में मुड़ आना। तलहटी में जहाँ से पहाड़ी आरंभ होती है, ठीक उस रेखा का स्पर्श बता देगा पहाड़ जैसे जीवन का रहस्य। बस घुटनों के बल बैठकर माथा टेक आना। बन जाना किसी दिन अचानक से मिली एक अनजान शब यात्रा का हिस्सा। चुपके से कहंदा दे आना और फिर हो जाना गुम। जीवन और मृत्यु के वजन का हिसाब लगा लेना। इतना भर समय निकाल लेना कि जब शमशान आराम कर रहा होगा, ठीक उस समय आसपास एक दो पौधे रो पाना। एक और कविता। भीतर एक गांव, एक नदी, एक पुल। सबके अपने गांव होते हैं, जिनके नहीं होते उनके भीतर भीतर भी बसने लगते हैं। एक समय बाद धीरे धीरे गांव अपने अपने। एक गांव के भीतर मैं हूँ, एक गांव मेरे भीतर है। शौर अब धीरे धीरे कछुए की गति से भी आधी रफ्तार में अपने विस्तार को बढ़ा रहा है। एक नदी चिनाब है मेरे भीतर, आर पार चट्टानों में जकड़े लोहे के मोटे रस्सों पर झूलता एक पुल। मैं अकेला नहीं हूँ कि मेरे साथ साथ गांव और नदी चल रहे हैं हाथ पकड़े। और ये ज़रूरी भी हो जाता है जब भूलने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता गांव और नदी हमें। पुल झूलने से इनकार कर देता है हवा को। हमारी खेलने की गोपनीय जगहें हो जाती हैं गुम अचानक किसी रोज़। छुपन छुपाई के लिए धरती के वो रहस्यमय कोने जब दे देते हैं हमारी ही खबर। और एक आवाज़ भर की दूरी वाले मित्र जब एक एक कर खोने लगते हैं, तब इतनी भर जगह होनी भी चाहिए कि भीतर एक गांव नदी समेत बसाया जा सके ज़िंदगी भर के लिए, और एक पुल हो उदास लम्हों के लिए। आइए सुनते हैं हिमाचली भाषा में बेटियों पर, पहाड़ी महिलाओं के जीवन पर, कांगड़ा संस्कृति और कांगड़ा की सामुदायिक कुहल सिंचाई व्यवस्था पर नगरोटा बगवां से विनोद भावुक जी की कविताएं। नमस्कार, मैं विनोद भावुक, पहाड़ी कवि, नगरोटा बगवा कांगड़ा। मेरी पहली रचना कुड़ियाँ बाद जे जमियाँ कुड़ियाँ, कुड़ियाँ बाद जे जमियाँ कुड़ियाँ, जमदियाँ ही नहीं गमियाँ कुड़ियाँ, फिर मुंडमा दियाँ मंगियाँ मनता, पेटां बिच फिर कमियाँ कुड़ियाँ, कुड़ियाँ बाद जे जमियाँ कुड़ियाँ, जमदियाँ ही नहीं गमियाँ कुड़ियाँ, फिर मुंडमा दियाँ मंगियाँ मनता, पेटां बिच फिर कमियाँ कुड़ियाँ। कने हन मुंडू जिना घरां दे बरलू, हन मुंडू जिना घरां दे बरलू, उन्हां घरां दियां थमियां कुड़ियाँ, कुड़ियाँ बाद जे जमियाँ कुड़ियाँ, जमदियाँ ही नहीं गमियाँ कुड़ियाँ। कने जे करजे तारे कचियाँ उमरां, जां करजे तारे कचियाँ उमरां, बनदियाँ आइयां अमियाँ कुड़ियाँ, कुड़ियाँ बाद जे जमियाँ कुड़ियाँ, जमदियाँ ही नहीं गमियाँ कुड़ियाँ। कने क्या सोरे कने क्या पियोके, क्या सोरे कने क्या पियोके, जिथू गेइयां रमियाँ कुड़ियाँ, कुड़ियाँ बाद जे जमियाँ कुड़ियाँ, जमदियाँ ही नहीं गमियाँ कुड़ियाँ। कने जा मिले कुड़ियाँ जो मौके, जा मिले कुड़ियाँ जो मौके, परन उडारां लमियाँ कुड़ियाँ, कुड़ियाँ बाद जे जमियाँ कुड़ियाँ, जमदियाँ ही नहीं गमियाँ कुड़ियाँ, फिर मुंडमा दियां मंगियां मनता, पेटां बिच फिर कमियाँ कुड़ियाँ। मेरी दूई जिहड़ा रचना है इसे भी महिलाएं लेकर ही है। एक महिला का जीवन क्या है, इस पर शीर्षक कविता दा मारे हिस्से दा। हर रिश्ते दा फर्ज हमारे हिस्से च, हर रिश्ते दा फर्ज हमारे हिस्से च, हर जुल्म है दर्ज हमारे हिस्से च, हर रिश्ते दा फर्ज हमारे हिस्से च, हर जुल्म है दर्ज हमारे हिस्से च। कने कर्मा धर्मा लिखी पैर बंधाई है, कर्मा धर्मा लिखी पैर बंधाई है, हत्थां जोड़ी अर्ज हमारे हिस्से च, हर रिश्ते दा फर्ज हमारे हिस्से च, हर जुल्म है दर्ज हमारे हिस्से च। कने सब सुरगां पर होए कब्जे मर्दां दे, सब सुरगां पर होए कब्जे मर्दां दे, 100 नरकां दा कर्ज हमारे हिस्से च, हर रिश्ते दा फर्ज हमारे हिस्से च, हर जुल्म है दर्ज हमारे हिस्से च। कने कहणे जो बेसक रानी ना मिले,
कहने जो बेशक रानी ना मिले, गाली देहन गर्द हमारे हिस्से च, हर रिश्ते दा फर्ज हमारे हिस्से च, हर जुल्म है दर्ज हमारे हिस्से च। कने जमियां होन जियां करें जलादां दे, कने जमियां होन जियां करें जलादां दे, हर जुल्मे दी फर्ज हमारे हिस्से च, हर जुर्मे दी फर्ज हमारे हिस्से च, हर रिश्ते दा फर्ज हमारे हिस्से च, हर जुल्म है दर्ज हमारे हिस्से च। कने इस पेटे ते कितने सूरज जमे न, इस पेटे ते कितने सूरज जमे न, चेहरे फिर भी जर्द हमारे हिस्से च, चेहरे फिर भी जर्द हमारे हिस्से च, हर रिश्ते दा फर्ज हमारे हिस्से च, हर जुर्म है दर्ज हमारे हिस्से च। कने कर्मा धर्मा लिखी पैर बंधाई है, अथां जोड़ी अर्ज हमारे हिस्से च। कने ये दुनिया है ये दुनियादारी है, ये दुनिया है ये दुनियादारी है, दुनिया दा हर दर्द हमारे हिस्से च, हर रिश्ते दा फर्ज हमारे हिस्से च, हर जुर्म है दर्ज हमारे हिस्से च। कने गर्म रजाइयां बनी के भी क्या मिलया, कने गर्म रजाइयां बनी के भी क्या मिलया, जे बुढ़ियां राती सर्द हमारे हिस्से च, हर रिश्ते दा फर्ज हमारे हिस्से च, हर जुर्म है दर्ज हमारे हिस्से च। आखिरी बंद की सब दे सब बेदर्द हमारे हिस्से च, सब दे सब बेदर्द हमारे हिस्से च, बेशक कितने मर्द हमारे हिस्से च, हर रिश्ते दा फर्ज हमारे हिस्से च, हर जुर्म है दर्ज हमारे हिस्से च। कर्मा धर्मा लिखी पैर बंधाई है, अथां जोड़ी अर्ज हमारे हिस्से च, हर रिश्ते दा फर्ज हमारे हिस्से च। मेरी एक रचना कांगड़ा संस्कृति च कुल्लां दा बड़ा महत्व है। कुल्लां पर एक छोटी देही रचना है कि ਧੀਆਂ ਨੂੰਮਾਂ ਛਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰਮਾਂ ਛਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ, ਕਨੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰਮਾਂ ਛਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ, ਮੰਗਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ, ਕਨੇ ਦੇਈ ਸਨੰਦਰਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਜਾਤਰ, ਕਨੇ ਦੇਈ ਸਨੰਦਰਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਜਾਤਰ, ਖਸਮ ਖਾਣੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰਮਾਂ ਜੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰਮਾਂ ਛਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ, ਮੰਗਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ, ਕਨੇ ਖੁੰਨੇ ਸੰਦਰ ਕੋਲੀ ਬੁੱਢਾ, खुन्ने संदर कोली बुढ़ा, नी खड़ोइयां गलियां कुल्लां, धीयां नूमां छड़ियां कुल्लां, मंगदियां आइयां बड़ियां कुल्लां, कन्नै बतरा खातर बजियां डोलां, बतरा खातर बजियां डोलां, खूब नवाइयां थड़ियां कुल्लां, धीयां नूमां छड़ियां कुल्लां, मंगदियां आइयां बड़ियां कुल्लां, कन्नै सुक्कियां खड्डां मुक्कियां गल्लां, सुक्कियां खड्डां मुक्कियां गल्लां, तां मिट्टिया बिच रलियां कुल्लां, धीयां नूमां छड़ियां कुल्लां, मंगदियां आइयां बड़ियां कुल्लां। आखिरी बंद की चैत्र महीना लिया सुनाना, चैत्र महीना लिया सुनाना, ढोलरमां विच पलियां कुल्लां, धीयां नूमां छड़ियां कुल्लां, मंगदियां आइयां बड़ियां कुल्लां। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। जंगल और पर्यावरण हमारी संस्कृति का अनूठा हिस्सा है। जंगल हैं तो जीवन है। आइए मंडी के मुरारी शर्मा जी को सुनते हैं। मुरारी जी ने अंडमान की जारवा आदिवासियों पर कविताएं लिखी हैं। मेरा नाम मुरारी शर्मा है। जंगल के लोग मेरी कविता का शीर्षक है। ये अंडमान में जारवा आदिवासियों पर लिखी गई है। जंगल के लोग एक जगह पर नहीं बनाते अपना घर, वे गुजार लेते हैं रात किसी गुफा में या पेड़ों की टहनियों पर। उनकी चौकस आँखों में भी बसते हैं सपने, वे सोते हैं रात भर अपने सपनों को सिरहाने में रखकर। उनके मन में भी उगती है उम्मीदों की फसल, वे जानते हैं जंगल के जीने का हुनर, वे समझते हैं चिड़ियों की भाषा। जंगल भी उनकी संगत में हो जाता है गुलजार। वे जब होते हैं जंगल में दबे पांव चला आता है वसंत। उनकी संगत में जंगल नहीं होता है उदास, उनके होते हुए कभी नहीं आता है पतझड़ की उदासी का मौसम। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है कर्फ्यू। यहाँ सुनसान सड़कों पर लगा है उदासी का पहरा, गली के नुक्कड़ पर डेरा डाले बैठा है मौत का डर, और दूर तक पसरे सन्नाटे का मौन भंग कर रही है कौवे की काँव काँव। इस खामोशी और सन्नाटे की भी है अलग आवाज़, शहर के मौन से संवाद करता है चिड़ियों का कलरव। हालांकि ये मौसम वसंत का है, कोयल के कुहकने और फूलों के खिलने पर नहीं है पहरा।
बस जिंदगी का मौसम कुछ देर के लिए ठहरा है। धन्यवाद। कविता का फलक बेहद विराट है। समकालीन कविता की एक विशेषता है विषयों की विविधता। आइए सुनते हैं कवि और बाल साहित्यकार पवन चौहान की समुद्र, लहरों और किनारों को शब्दों में समेटती हुई कविता। मैं पवन चौहान, मेरी कविता का शीर्षक है किनारे की चट्टान। समुद्र की लहरें हटाना चाहती है किनारे की चट्टान, करना चाहती है अपना विस्तार, तीव्रतम वेग से टकराती हैं हर बार, भिड़कर चट्टान से बिखर जाती हैं छोटी छोटी बूंदों में, जैसे टूटता है कांच टुकड़े टुकड़े, कुछ हो जाती है गुम यहाँ वहाँ, किनारे की रेत पर शेष फैल जाती हैं चट्टान पर लावारिस सी, भिड़ंत से खिलता है लहरों का यौवन, पाती है असीम सौंदर्य इसके असूत खड़ी चट्टान, सहती है सब हंसकर जैसे बच्चे की नादानी सहती है माँ, किनारे पर बैठा कवि देखता है सब लहरों का उन्माद, चट्टान की सहनशीलता, समुद्र से टकराने का हौसला, उसकी दृढ़ता, आत्मविश्वास, वह भी होना चाहता है चट्टान, किनारे की चट्टान। मेरी दूसरी कविता है यह जो आग है। एक, यह जो आग है सुलग रही है शने शने, गरमा रही है सबको अंदर ही अंदर, पिघला रही है बुज़दिली को जो बहुत ज़रूरी है। दो, यह जो आग है जला रही है सारी झूठी घोषणाएं, आशाओं के लावारिस ढेर दिला रही है याद अपनी ही गलतियों को। तीन, यह जो आग है जलनी ही चाहिए सबके भीतर, और समय पर इसका इस्तेमाल करना भी आना ही चाहिए सबको। चार, यह जो आग जल रही है सबके सीने में डर का एक भंवर पैदा कर रही है, फूंक न डाले सबके घर, बांट ना दे दिलों को एक बार फिर। पाँच, यह जो आग है जलती रहनी चाहिए चूल्हे में सबके, रोटी के स्वाद और सर्दी से तापने के लिए। धन्यवाद। कविता में घर तो आता है, लेकिन अक्सर वह सामान छूट जाता है जो मिलकर एक मकान को घर बनाते हैं। आइए चलते हैं रेखा वशिष्ठ जी के पास और सुनते हैं फूल, पत्तियों और रोमांस से अलग एकदम अलग आस्वाद की कविता। मैं रेखा ये कविता आपके सामने रख रही हूँ। शीर्षक है धीरे धीरे। ये सिरहाना जिसकी उम्र मेरे गृहस्थ जितनी है, सीवन सीवन उधड़ रहा है। भीतर जाप कर रही हैं पुरखिने, धीरे धीरे बनता है घर, निरंतर बनता है घर। थालियों कटोरियों की गिनती बढ़ती है, खाट खटोले दरियाँ खेस 2 से 4, 4 से 6 होते हैं। हर चीज़ अपने साथ लाती है अपने आकार जितना उजाला और उतना ही अंधेरा। चीज़ों के साथ चले आते हैं कितने ही डर, कितनी ही चिंताएं दबे पांव प्रवेश पाती हैं घर में। महंगे कालीनों के नीचे, फूलदानों के आर्द्र अंधेरों में, सिरहानों की रुई के रेशों में चुपचाप चुपचाप इकट्ठा होती है बनने की थकान, बने हुए का अकेलापन, बिखर जाने का आतंक। गृहस्थ की उम्र के सिरहाने को छूते हुए तनिक कांप रहे हैं हाथ। पहले शिशु को नंगे बदन पहली बार छुआ हो जैसे। फिर से बहुत सारे सपने तपे तपे हाथों छू रहे हैं। बहुत सारे दुस्वप्न सांसों में सरक रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं घर में, धीरे धीरे मैं जा रही हूँ घर से। एक और कविता पढ़ रही हूँ।
शीर्षक है तेरा कौन रंग रे। मेरे कामरेड दोस्त ने कहा, तुम क्रांति हो, सब रंगों से सुंदर है लाल रंग, लहू का रंग। मैंने पहनी लाल साड़ी। मेरे किसान मित्र ने कहा, तुम लहराती हुई फसल हो, सब रंगों से सुंदर है हरा रंग, कच्ची फसलों का रंग। मैंने पहनी हरी ओढ़नी। मेरे थके हारे मज़दूर साथी ने कहा, तुम घनी छाँव हो, सब रंगों से सुंदर है धूप छाँव की बिछलन के रंग। मैंने पहना छींट का घाघरा। मेरे सन्यासी गुरु ने कहा, तुम विरक्ति हो, सबसे सुंदर है गेरुआ रंग, विराग का रंग। मैंने पहना गेरुआ। मेरे गृहस्थ पति ने कहा, तुम सौभाग्य हो, लक्ष्मी हो, श्वेता हो। मैंने वही सब पहना। फिर मैंने मुझसे पूछा, कौन हो तुम, कौन रंग है तेरा, हर पहरन उतार। मैंने जब भी मुझको देखा, माटी देखा, सबसे सुंदर है माटी का रंग। एक दुधमुहा बच्चा आया, बिना कुछ कहे मेरी छाती से चिपट गया। कविताएं बहुत हुईं, आइए अब एक गज़ल सुनते हैं। गज़ल एक तरह का छंद है। गज़ल शेरों का संग्रह है जो रदीफ, काफिया, मतला और मक्ता नियम का पालन करती है। गज़ल पर कहने के लिए तो बहुत कुछ है। फ़िलहाल सुनते हैं मंडी की किरण गुलेरिया जी की मधुर आवाज़ में एक गज़ल। नमस्कार, मैं किरण गुलेरिया, ज़िला मंडी, हिमाचल प्रदेश से। मैं आपके समक्ष एक गज़ल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। तो अर्ज़ किया है कि मैं ज़मीं पे ही भटकता हूँ बंजारों की तरह, मैं ज़मीं पे ही भटकता हूँ बंजारों की तरह, आसमां में वो मुनव्वर है सितारों की तरह। तो तरन्नुम में गाने का प्रयास किया है। मैं ज़मीं पे ही भटकता हूँ बंजारों की तरह, मैं ज़मीं पे ही भटकता हूँ बंजारों की तरह, आसमां में वो मुनव्वर है सितारों की तरह, मैं ज़मीं पे ही भटकता हूँ। ऐ सनम तुझको तुझी से खुद मैं मांगूंगा नहीं, ऐ सनम तुझको तुझी से खुद मैं मांगूंगा नहीं, तेरा मिलना भी है नामुमकिन किनारों की तरह, आसमां में वो मुनव्वर है सितारों की तरह, मैं ज़मीं पे ही भटकता हूँ। हम अंधेरों में खो जाएं, ऐसी तो शाम ना दो, हम अंधेरों में खो जाएं, ऐसी तो शाम ना दो, रोक लें तूफ़ान जो हम, रोक लें तूफ़ान जो हम हैं उन दीवारों की तरह, आसमां में वो मुनव्वर है सितारों की तरह, मैं ज़मीं पे ही भटकता हूँ।
इस कदर तेरी मोहब्बत में हुए मंसूब हम, इस कदर तेरी मोहब्बत में हुए मंसूब हम। पढ़ते हैं खामोशी को हम, पढ़ते हैं खामोशी को हम, तो इशारों की तरह आसमां में वो मुनव्वर है सितारों की तरह। मैं ज़मीं पे ही भटकता हूँ, खुद ही अपने आशियाँ से जो अजनबी है किरण, खुद ही अपने आशियाँ से जो अजनबी है किरण। मेरे भी हालात हैं मेरे भी हालात हैं कुछ उन मीनारों की तरह। आसमां में वो मुनव्वर है सितारों की तरह। मैं ज़मीं पे ही भटकता हूँ बंजारों की तरह। धन्यवाद। हास्य कविता हिंदी साहित्य का वह रस है जिसे पढ़ने व सुनने में आनंद की अनुभूति होती है। आइए सुनते हैं हास्य रस से सरोबार कुछ पहाड़ी कविताएं रतनलाल शर्मा जी से। मैं रतनलाल शर्मा कुछ हास्य कविताएं सुना रहा हूँ। ये आप बीती है। मैं पत्नी के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में एक अंधा भिखारी मिल गया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ए हुस्न परी, ए मलिकाए हुस्न, इस अंधे बाबा को 100 रुपया दे दे। मैं सोच में पड़ गया, ये कैसा विचित्र धंधा है। फिर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, इसे 100 रुपया दे दे, ये तो सचमुच का ही अंधा है। अब ये कुछ और आप बीती है थोड़ी सी। मेरा मित्र मुझसे बोला, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने जीवन बिगाड़ दिया, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने जीवन बिगाड़ दिया। मैं बोला, भाई जिसने सोच समझ के की उसने कौन सा तीर मार लिया। बात पत्नी की लगी है तो मैं अब थोड़ा सा मैं एक पहाड़ी सुनाना चाहूँगा। घरा जाना बोल दे लगी, सुनो जी, मंडी तक चिट्ठी आई रही, महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनानी, तिथि तो सब पहाड़ी भाषा में वीर सारी कविता सुनानी। वीर सारी नाव मेरी चक्री गमाई, डाले योरी करम हाथ थी भाई। मैं जनाना बोलिया, मैला गल सुन, दपोद करने जोत बखाई दे, मेरे माथे पर विजय तिलक लगाई दे। इस जमाने में जा वीर सारी कविता लिखनी कोई मामूली गल नहीं। मुझे पहले थोड़ा जी मेरा हौसला बधाई दे। जनाने जी मेरे माथे पर विजय तिलक लगाया, महाराणा प्रताप चित्र सामने आया। मैंने चित्र को भारतवर्ष से जोड़ा है। जनाने जी माथे पर विजय तिलक लगाया, महाराणा प्रताप चित्र के सामने आया। बेडू सा हिसाब भरा करा था, मुझे देखो डर करा था। मैं बोला, चित्र भाई तुझे कमजोरी की आई सी से बड़ा लड़ाया, मेरे नेडे आया। बोले, रतनलाल इस मूर्खा रे कर्णधार मूर्खा मुकाया कराएं, मेरे सिराचार अभी मुँह आपू खाया कराएं, अपनी हेल्थ बनाया कराएं, मुझे मुकाया कराएं, अपनी हेल्थ बनाया कराएं, मुझे मुकाया। आदमी जब रिटायर हुआ तो तेरी क्या हालत हुई आप बीते सुनाया करा। रिटायर होने के बाद घर के बहू नहीं, फादर जी बिजली का बिल दिया। दूजी बहू नहीं, फादर जी डिपो ते राशन ले आओ। हूँ तुम तीजी बहू सुनो, बोला फादर जी घर से बोर रही होंगे, जाके स्कूल बच्चे की फीस दे आओ। मैं बोला, लेफ गुलाब की चादर आ, वो मैं तुम मुझे अड़ा दसो, हाँ सरा फादर की बहादुर आ। अब एक और सुनिए, पहाड़ी भाषा में ही है। घरा जनाना बोलती लगी, सुनो जी मेरी गल बुरी नहीं बनानी, माँ तुसा जो एक बुरी गल सुनानी। मैं बोलिया, मुझे छोड़े सुना, खरी सुनी के भी कान पकी गिरे। बोले, जिन्हें पंडित सारा ब्याह पड़ा था से पिछले काल मरी गया। मैं बोला, खरा हुआ, ये पतझड़ रहा फूल था खिलना ही था, तिस पंडिता जो अपनी करनी रहा फलता मिलना ही था, अपनी करनी रहा फलता मिलना था। धन्यवाद। अनुभव कविता को स्पंदन के एक अलग ही स्तर तक ले जाता है।
आइए सुनते हैं प्रामाणिक अनुभव से जुड़ी हुई कविता सुंदर नगर के कवि गंगाराम राजी जी से। मैं गंगाराम राजी सुंदर नगर हिमाचल प्रदेश से। एक बार आगरा से दिल्ली को आ रहे तो बीच में एक ढाबे में हम रुके, तो बाहर कुछ ग्वाले को डंगर चरा रहे थे, कुछ चरा रहे थे। तो मन में हुआ मेरे साथी को कि एक रोटी उनको भी खिला दे। जब उनको रोटी दी तो क्या खुशी से वो झूमे। ये हकीकत में मैं आपको बयान कर रहा हूँ इस कविता के माध्यम से। आज रोटी बनी है, मुन्नू भी आओ, चुनू भी आओ, लता भी आओ, चंपा भी आओ, सब मिलजुल कर नाचो गाओ, आज रोटी बनी है। रोटी बनी है भाई, रोटी बनी है, खुशी मनाओ, आज रोटी बनी है। मिलजुल कर आज कोई तराना गाओ, आज रोटी बनी है, आज रोटी बनी है। नाचो गाओ, आज रोटी बनी है। झूले झुलाओ, आज रोटी बनी है। सबको बताओ, आज रोटी बनी है। मिलजुल करके खाओ, आज रोटी बनी है। रंगरेलियाँ बनाओ, आज रोटी बनी है। गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, 7 बहने के तिल के इतिहास को दोहराओ, सब मिलजुल करके गाओ, आज रोटी बनी है। चंदा की चांदनी में नहाओ, रिमझिम के तराने लेकर ढोल बजाओ, अपनी अपनी भूख प्यास बुझाओ, ऊंच नीच सब पड़ोसियों को जगाओ, मिलजुल करके रोटी खाओ, सबको बताओ, आज रोटी बनी है, रोटी बनी है। रस खान के उस कौओं को भी बुलाओ जो ले गया था मोहन के हाथों से रोटी। फुदक रहा है छत छत पर वह आज भूखा, कां से बेसुरा बनता खाता सबसे गाली। एक आँख से ढूंढता मोहन को घूमता डाली डाली, ना आज मोहन की बांसुरी बजाता, ना पनघट पर आती सखियाँ, ना प्यार के बोल बोलती सखियाँ। सब अपने ताना बाना पे रोए, एक दूसरे पर घात लगाए, दूसरों का हिस्सा उड़ाए। उससे पहले आओ सखो, मिलजुल करके मौज मनाओ, सभी जी भर के खाओ रोटी, आज हाथ में आई रोटी। नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ, आज रोटी बनी है। रोटी बनी है भाई, रोटी बनी है, खुशी बनाओ, आज रोटी बनी है। जी भर के खाओ, आज रोटी बनी है। शुक्रिया। प्रेम पर एक खूबसूरत भावपूर्ण पहाड़ी कविता सुनते हैं कृष्णचंद्र महादेविया जी से। मेरा नाम कृष्णचंद्र महादेविया है। मैं तुहानू जरूरी ने प्यार कविता सुनाया करता। चनोई मंज सस्तुंदी कणसुती खाडा ले उस पार, अधिया रातां दे सरनाटे विच काले दोड़ू दे थाले ते कणके हथ हलकाया। सुड़ुआं दे हच्छे दंद चमके, बागरीए पीठां च थुपी दिती। नडारा होर बसवासी होया, पुजी गया सै गोडा दे पछवाड़े, निहाल दी झोरियां ने मिलदा। सुत्यो घरा दे बतेरे दूर, कोई बरजोगी पंछी फड़फड़ाया दा। दूं दे मिलने ते नाराज, चौंटे दे बिंडिया मंच, बदलोई दे तारे मुस्करांदे रहे बसरमी नाल। हल्का जे चंदा भी आसिया दा, पर प्रेमी जोड़े ने जफ्फी पाई दे देखी ने लुखी गया सै बदला दा पर्दा लगाई करी। ये प्यार हिया सहज ही पिटड़िया जो बनाई दिंदा अंबर, बनाई दिंदा मानू संसार सजाने वास्ते बहुत जरूरी ने प्यार। हिंदी बाल साहित्य की बहुत समृद्ध परंपरा है, कविता इसका भी अनन्य अंश है। आइए सुनते हैं कृष्णा ठाकुर जी की एक प्रेरणादायक बाल कविता हम पंछी हैं नील गगन के। यह कविता एक गीत के रूप में ढली है। नमस्कार, मैं कृष्णा ठाकुर एक बाल कविता लेकर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। कविता का शीर्षक है हम पंछी हैं। बच्चे पंछी से ही होते हैं, तो लीजिए। हम पंछी हैं नील गगन के, उड़ते जाना है। हम पंछी हैं नील गगन के, उड़ते जाना है। पंख पसारे विश्व में जाके, पंख पसारे विश्व में जाके, प्रेम फैलाना है। हम पंछी हैं नील गगन के, उड़ते जाना है।
शिक्षा के हम दीप उजाले, उमंग तरंग के हम मतवाले। शिक्षा के हम दीप उजाले, उमंग तरंग के हम मतवाले। वंदे मातरम के नारे संग, वंदे मातरम के नारे संग जग मुस्काना है। हम पंछी हैं नील गगन के, उड़ते जाना है। हर फूलों में हम हंसते हैं, सात स्वरों में हम बसते हैं। हर फूलों में हम हंसते हैं, सात स्वरों में हम बसते हैं। विश्व बंधुता के गीतों को, विश्व बंधुता के गीतों को एक स्वर में गाना है। हम पंछी हैं नील गगन के, उड़ते जाना है। शहर और गांव का अंतर्द्वंद कविता में काफ़ी पहले से रहा है। इस अंतर्द्वंद पर और हिमाचल संस्कृति और जीवन में महिलाओं की भूमिका पर सुनते हैं सुंदरनगर के R.K. गुप्ता जी की यह कविता। सुंदरनगर से मैं डॉक्टर R.K. गुप्ता सुंदरनगर से हूँ और मेरे 2 कविता संग्रह छपे हैं और मैं अपना थोड़ा सा एक है, प्यार का बंधन देखना है तो चलो हमारे गांव। प्यार का बंधन देखना है तो चलो हमारे गांव, उनके आंगन पेड़ है और मेरे आंगन छाँव। उनके आंगन पेड़ है और मेरे आंगन छाँव। आजकल गांव के बारे में मैं लिख रहा हूँ। जो आ ही गया है इधर गांव में, जो आ ही गया है इधर गांव में, घड़ी दो घड़ी ठहर गांव में। यहाँ कौन तुझसे बिछड़ के रहा, किसे ढूंढती है नज़र गांव में। कभी सोचता हूँ शहर चल चलें, कि होती नहीं अब गुज़र गांव में, कि होती नहीं गुज़र अब गांव में। मोहब्बत दिलों में जमा है अभी, हरे हैं अभी भी शजर गांव में। मोहब्बत दिलों में जवां है अभी, हरे हैं अभी भी शजर गांव में। बड़ा खूबसूरत है मौसम यहाँ, बड़ा खूबसूरत है मौसम यहाँ। बड़ी मुश्किलें हैं मगर गांव में, बड़ी मुश्किलें हैं। और पहाड़ी के ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, पहाड़न। हमारे हिमाचल कल्चर के ऊपर एक पहाड़ी औरत का जीवन क्या होता है उसके ऊपर मैंने कोशिश। किरड़ू में सेब पीठ पर लाद कर, घास की गड्डी सीट पर, सरपीली पगडंडी पर, सरपट जंगल से गांव तक उतरती है एक पहाड़न। सरपट जंगल से गांव तक उतरती है एक पहाड़न। पसीने से तरबतर हो पहुंचती है अपने घर, पसीने से तरबतर हो पहुंचती है अपने घर। पलक झपकते ही एक लोटा पानी पी जाती है गटागट, पलक झपकते ही एक लोटा पानी पी जाती है गटागट। देखते ही बनती है उसकी मेहनत और कसरत, देखते ही बनती है उसकी मेहनत और कसरत। जब हल, मयूर और शीर्ष तीनों आसन करती है एक साथ, हल, मयूर और शीर्ष तीनों आसन करती है साथ साथ। पहुंचती है हर रोज़ जंगल से घर तक, पहुंचती है हर रोज़ जंगल से घर तक। उसकी मेहनत से पकते हैं हर रोज़ दाल और भात, उसकी मेहनत से पकते हैं हर रोज़ दाल और भात। उसके पसीने से रिश्ता है दूध का फवारा, उसके पसीने से रिश्ता है दूध का फवारा। अपने मवेशियों को खुशी खुशी हर रोज़ चारा खिलाना, पानी पिलाना, चूल्हे पर रोटियां सेक, बच्चों को खाना खिलाकर पाठशाला भेजना और उनके उज्जवल भविष्य के सपने संजोना। अपने पति परमेश्वर की भद्दी गालियाँ सुनना और उसकी देसी दारू की गंध सूंघना उसकी आदत में शुमार है हर रोज़, उसकी आदत में शुमार है हर रोज़। कपड़ों पर पाबंद लगाकर मनाती है अपने सभी तीज त्यौहार, कपड़ों पर पाबंद लगाकर मनाती है अपने सभी तीज त्यौहार। फिर थक हार कर खिंद खंदोलू में सुख की नींद सो जाती है, थक हार कर खिंद खंदोलू में सुख की नींद सो जाती है हर रोज़। सपनों में भी वो पहाड़ घास काटती है,
सपनों में भी वो पहाड़न घास काटती है, अपने किरूड़ों और दराटी के साथ निकल पड़ती है जंगल की ओर सुबह सुबह। मानव मशीन की तरह जीवन बसर करती है ताउम्र एक पहाड़न। मानव मशीन की तरह जीवन बसर करती है ताउम्र एक पहाड़न। पीठ पर किरड़ू में सेव और नाशपाती के साथ सरपट सरपीली पगडंडी पर उतरती है हर रोज एक पहाड़न। नमस्कार। पंकज झा, यह भारतीय घरों में एक जाना पहचाना और चिर परिचित नाम है। पंकज जी अभिनय के साथ साथ पेंटिंग और कविता के क्षेत्र से भी जुड़े हैं। आइए सुनते हैं पंकज जी की दो बहुत खूबसूरत और छोटी कविताएं। नमस्कार। मेरी एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है बेवजह। यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह। माँ घर का सारा काम करती है बेवजह। बहन चुपके से जेब में कुछ पैसे रख देती है बेवजह। बाबूजी मेरे दिए हुए पुराने शर्ट पहन के इधर उधर घूमते हैं बेवजह। छुटकी जब बीच रात को ठंड लगती है तो चादर उड़ा देती है बेवजह। फूल खिलते हैं बेवजह, बारिश होती है बेवजह, कोयल गाती है बेवजह। एक छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन को तपाक से गले लगा लेता है बेवजह। जब यहाँ प्रेम होता है बेवजह, फिर यहाँ किस बात की वजह है बेवजह बेवजह बेवजह। मेरी एक छोटी कविता कि अब रेल छुक छुक नहीं चलती और धुआं भी नहीं निकलता। बगुलों के झुंड में दो तीन ही बगुले दिखते हैं। सावन के झूले भी सूने हैं, आहिस्ते आहिस्ते खुद ही हिलते हुए। डाकिये की साइकिल की घंटी में अब वो खनक नहीं रही। बकरियों के झुंड में अब एक आधी चितकबरी बकरी दिखती है। बादल का एक छोटा सा टुकड़ा शायद ही मेरे खेत में पानी पूरा कर पाए। वो छोटी लड़की लाल फ्रॉक वाली अपनी धुन में अपने बापू के लिए रोटी, नमक, तेल, अचार की गठरी लेके आ रही है। उसी से पूछता हूं। प्रेम के बाद माँ एक ऐसा शब्द है जिस पर हिंदी साहित्य में और हिंदी कविता में बहुलता से लिखा गया है। फिर भी इस विषय पर जितना लिखा जाए उतना कम है। माँ विषय पर आइए सुनते हैं हितेंद्र शर्मा जी की यह खूबसूरत कविता। कविता का शीर्षक है माँ। कष्ट और विपत्ति तेरे जीवन की संपत्ति। कष्ट और विपत्ति तेरे जीवन की संपत्ति। तेरी मेहनत के पसीने ने जीवन पथ सजा दिया। माँ तूने संसार दिखा दिया, हमें जीना सिखा दिया। बचपन में सादगी भरा हमारे बालों को बनाना। बचपन में सादगी भरा हमारे बालों को बनाना। माथे पर प्यार से काला टीका लगाना। तेरे इसी विश्वास ने ज़माने की बुराइयों से बचा लिया। माँ हमें जीना सिखा दिया। हमेशा मुस्कुराना, शांत रहने को कहना। हमेशा मुस्कुराना, शांत रहने को कहना। विपरीत परिस्थितियों में चमकता तेरा ये कहना मानवता का अनूठा पाठ पढ़ा गया। माँ हमें जीना सिखा दिया। मेहनत का फल है मीठा। मेहनत का फल है मीठा। कछुए की चाल ने जीतना सीखा। स्वावलंबन का ये मंत्र कामयाबी की राह दिखा गया। माँ हमें जीना सिखा दिया।
रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट, रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट, स्वार्थी मन की झुंझलाहट, त्याग भरी तेरी मुस्कुराहट, क्या अपने क्या पराए सबको गले लगा दिया, माँ हमें जीना सिखा दिया। याद है बचपन से विदाई तक का सफ़र, याद है बचपन से विदाई तक का सफ़र, कैसे तूने अपने लहू को पसीना बना दिया, माँ हमें जीना सिखा दिया। प्रतिभा नहीं, ये एक संघर्ष, निरंतर है जिज्ञासा। प्रतिभा नहीं, यह एक संघर्ष, निरंतर है जिज्ञासा। माँ के चरणों में रहूं समर्पित, एक अभिलाषा, कुछ आपके स्नेह ने यूँ बाहुपाश में बांध लिया, माँ हमें जीना सिखा दिया। पिता पर भी कविताएं लिखी गई हैं। हालांकि पिता पर लिखी गई कविताओं की संख्या बहुत कम है। कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व एक कविता पिता पर मेरी तरफ से भी। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है पिता। पिता खास होते हैं। पिता खास होते हैं बेटियों के लिए, जैसे बरसात के लिए ज़रूरी है पहाड़, सरिताओं के लिए ज़रूरी है पाषाण। ठीक ऐसे ही बेटियों की मुलायम ख्वाहिशों को आकार देने वाले कुम्हार सा कठोर हाथ होते हैं पिता। पिता खास होते हैं बेटियों के लिए। पिता सख्त होते हैं। पिता सख्त होते हैं, कभी ना गुजरने वाला वक्त होते हैं। पीठ पर बैठाकर मेला दिखाने जाना, देर से लौटने पर खूब डांट सुनाना। पीठ पर बिठाकर मेला दिखाने जाना, देर से लौटने पर खूब डांट सुनाना। गहन इंतज़ार भरी रातों को सो नहीं पाना। सपनों का घर होते हैं पिता। पिता खास होते हैं बेटियों के लिए। पिता गैर ज़रूरी वक्त का हस्तक्षेप हैं। वे पलकों पर नहीं बिठाते। पिता गैर ज़रूरी वक्त का हस्तक्षेप हैं, वे पलकों पर नहीं बिठाते। हमारे नाज नखरे भी नहीं उठाते, लेकिन सबसे तन्हा क्षणों में अपनी चिंता लेकर आपके सिरहाने बैठ जाते हैं। पिता जिद पर नहीं झुकते। पिता अडिग होते हैं। पिता जिद पर नहीं झुकते, पिता अडिग होते हैं। माँ की तरह पिता भी नहीं थकते। रिटायरमेंट के बाद भी खटते हैं। माँ की तरह पिता भी नहीं थकते, वे रिटायरमेंट के बाद भी खटते हैं। बेटियाँ पहला प्रेम अपने पिता से करती हैं। बिछड़ने के सबसे संवेदनशील लम्हों में पिता आंख भर रो भी नहीं पाते। बिछड़ने के सबसे संवेदनशील लम्हों में पिता आंख भर रो भी नहीं पाते। घर से विदा होती बेटियों का साहस होते हैं पिता। पिता संक्षिप्त होते हैं। पिता संक्षिप्त होते हैं, वे नहीं कह पाते अपना प्यार। माएँ हलचल से भरी होती हैं, बेहद स्थिर होते हैं पिता। पिता खास होते हैं बेटियों के लिए। धन्यवाद। हमने बहुत सारी कविताएं सुनी, लेकिन एक पक्ष फिर भी छूट गया है, उस पर बात करते हैं। क्या नृत्य और साहित्य कला का कोई संबंध हो सकता है? आइए जानते हैं दिनेश गुप्ता जी से। नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता हिमाचल प्रदेश का प्रथम पुरुष कथक स्नातकोत्तर हूँ। जहाँ तक विषय है कि कथक नृत्य में साहित्य और कविता होती है या नहीं, वो तो देखिए बिना साहित्य और कविता के
नाच हो ही नहीं सकता, क्योंकि नृत्य का अर्थ ही है नृत्य और नाट्य का सम्मिश्रण। और नाट्य जब तक शब्द नहीं होंगे तब तक हम लोग एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, भाव नहीं दे सकते। जहाँ तक कथक की बात है, कथक अर्थात कथा कहे सो कथक कहावे, उसमें हम लोग की जो ठुमरी है या कवित्व है या दादरा है, सादरा है, उसमें साहित्य भरपूर पड़ा हुआ है। मैं आपको एक साहित्य की ही ठुमरी जिसका बहुत सुंदर वर्णन पंडित बिंदादीन महाराज जी ने किया है। मोहे छेड़ो नानंद के सुनहूं छैल। तो शब्द से दिखता है कि मोहे छेड़ो नंद के सुनहूं छैल। अगर ये शब्द सादे सादे रहे तो ऐसे दिखेगा। अगर इस शब्द को मैं कहूं कि मोहे छेड़ो ना, तो मैं क्या कहूंगा? मोहे छेड़ो ना नंद के सुनहूं छैल। अगर अब मैं कह रहा हूं मोहे छेड़ो ना नंद के सुनहूं छैल। ऐसे ही हमारे जो तिहाइयाँ होती हैं, तिहाई मतलब जिसे हम 3 बार दोहराते हैं, उसमें भरपूर साहित्य रहता है। जैसे मान लीजिए कि बतख के बच्चे हैं और बतख आपस में खेल रहे हैं, वो किन्हीं कारणों बस बतख इधर चले जाते हैं और बतख के बच्चे उधर चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ततकू, हे मॉम वेयर आर यू? शी रिस्पॉन्ड कुकू कुकू, ए माय डियर आई एम हियर। और कैसे उड़ के तक तक दिगी दिगी तक तक दिगी दिग उड़ के माँ के पास जाते हैं, और जब मिलते हैं धा दी धा। तो 3 ताल में है ये, धा दिन दिंदा, धा दिन दिंदा, तिन तिनता, ततकूकू कुकू कुकू तक तक दिगे दिगे तक तक दिगे दिगे धाती धा, ततकूकू कुकू कुकू तक तक दिगे दिगे तक तक दिगे दिगे धाती धा, ततकूकू कुकू कुकू तक तक दिगे दिगे तक तक दिगे दिगे धाती धा। साहित्य तो देखिए, बिना, मैं पहले भी कह चुका हूं कि बिना साहित्य और शब्दों के बिना नाच होना बहुत असंभव सी बात है। और हालांकि कहा जाता है कि नृत्य अंगों की सुंदर भाषा है, पर अंगों को जो अभिनय के अंतर्गत जैसे आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वाचिक की आपको जरूरत पड़ती है, तभी वो अभिनय प्रफुल्लित होता है और सोपान दर सोपान चढ़ता रहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आशा है आज का यह कवि सम्मेलन आपको पसंद आया होगा और आपने इस कार्यक्रम का भरपूर लुत्फ उठाया होगा। आज के लिए यहीं विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।